आगे हम लोग देखेंगे सहसंयोजक यौगिकों के सामान्य गुण के बारे में। तो सहसंयोजक यौगिकों के सामान्य गुण में पहला आता है भौतिक अवस्था। तो सहसंयोजी यौगिक जो हैं अधिकांश गैस होते हैं या फिर द्रव होते हैं, और उच्च अणुभार वाले जो सहसंयोजक यौगिक हैं वही ठोस रूप में पाए जाते हैं। गलनांक और क्वथनांक देखेंगे तो इसमें यौगिक के गलनांक और क्वथनांक निम्न होता है, क्योंकि इसमें अणुओं के बीच जो बंध पाया जाता है आकर्षण बल वह दुर्बल वंडर वाल बल रहता है, जिससे इनको तोड़ने के लिए ज़्यादा ऊर्जा की आवश्यकता नहीं होती है और कम ऊर्जा में ही ये टूट जाते हैं और अलग अलग होकर के निम्न गलनांक और क्वथनांक प्रदर्शित करते हैं। तीसरा आता है विलेयता। तो जो अध्रुवीय विलायक हैं जैसे कार्बनिक विलायक, बेंजीन, कार्बन टेट्राक्लोराइड, इन सब में ये विलेय रहते हैं क्योंकि ये स्वयं भी अध्रुवीय रहते हैं। तो समान को घोलता है, यह सिद्धांत यहाँ पे लागू होता है, क्योंकि आणिक विलायक में या फिर ध्रुवीय विलायक में विलेय थे क्योंकि वो आयनों में बढ़ जाते थे, लेकिन सहसंयोजक यौगिक स्वयं अध्रुवीय रहते हैं, माने कि ये धन आयन और ऋण आयन में नहीं बढ़ते हैं, इसलिए ये अध्रुवीय विलायक में विलेय रहते हैं। चौथा देखेंगे कुचालकता। तो ये जो गलित अवस्था है या विलयन अवस्था है उसमें आनित नहीं होते हैं और विद्युत धारा का प्रवाह नहीं कर पाते हैं क्योंकि ये सहसंयोजक यौगिक हैं, लेकिन अपवाद स्वरूप जो ग्रेफाइट है वो विद्युत का सुचालक होता है और उसमें विद्युत धारा प्रवाहित होती है। रासायनिक क्रिया। तो रासायनिक क्रिया में ये अणु रासायनिक अभिक्रिया मंद गति से इसमें होती है, इस कारण इन अभिक्रियाओं में जो अभिकारक अणुओं के बंध टूटते हैं और नए प्रोडक्ट के अणु में नए बंध का निर्माण होता है, तो यह अभिक्रिया धीमी गति से होती है। बंधों में दिशात्मक गुण। तो जो सहसंयोजक यौगिक होते हैं रिजिड या फिर दृढ़ होते हैं और दैशिक होते हैं, क्योंकि इन अणुओं और परमाणुओं में विभिन्न दिशात्मक व्यवस्था पाई जाती है बंधों की, इसलिए ये संरचनात्मक और त्रिविम समन्वयता प्रदर्शित करते हैं। उसके बाद जो लुईस सिद्धांत था और लैंगमुर ने दिया था, उस लुईस लैंगमुर सिद्धांत की जो सहसंयोजक बंध सिद्धांत था उसकी कुछ सीमाएं हैं, जिसके लिए इस सिद्धांत में अच्छे से वर्णन नहीं हो पाया है, तो वह कहलाता है लुईस लैंगमुर सिद्धांत की सीमाएं। तो यह सिद्धांत जो H2, Cl2, NH2 इन सब यौगिकों के बारे में बताया, लेकिन ये नहीं बताया कि इसमें दो परमाणु आपस में किस बंध के द्वारा जुड़े हुए रहते हैं या कौन सा आकर्षण बल इसमें पाया जाता है, क्योंकि इसमें विद्युत आकर्षण बल तो नहीं होता है, तो ये आपस में कौन से बल के द्वारा जुड़े रहते हैं यह बताने में यह असंभव रहा, क्योंकि इसमें बंध के बारे में बताया लेकिन बल के बारे में नहीं बताया, आकर्षण बल का अभाव था यहाँ पे, तो ये इसकी सीमाएं हैं। दूसरा, यह अणुओं की आकृति को समझाने में असफल रहता है कि कौन सी अणु की आकृति कैसी होगी, रेखीय होगी या त्रिकोणीय होगी या चतुष्फलकीय होगी या अष्टफलकीय होगी, इसको समझाने में यह सिद्धांत असफल था। उसके बाद यह सिद्धांत यह नहीं समझाता है कि सहसंयोजक बंध बनने में किस प्रकार ऊर्जा का उत्सर्जन होता है या फिर अवशोषण होगा, तो ऊर्जा के बारे में यहाँ कुछ नहीं बताया गया था। उसके बाद इन सब कमियों के बाद जो अणु का आकार था उसको व्यक्त करने के लिए एक सिद्धांत दिया गया जिसको कहते हैं वेस्पर सिद्धांत या VSEPR सिद्धांत। इस सिद्धांत का पूरा नाम है संयोजकता युग्म बंध प्रतिकर्षण सिद्धांत। तो जो वेस्पर सिद्धांत था
इसमें संयोजकता माने कि जो संयोग करने वाले इलेक्ट्रॉन हैं उनके बारे में और संयोजकता कोष के बारे में बताया गया। उसके बाद इलेक्ट्रॉन युग्म, तो इलेक्ट्रॉन युग्म माने जो लोन पेयर रहता है उसके बारे में बताया। और किसी अणु में अगर संयोजी इलेक्ट्रॉन और लोन पेयर वाला इलेक्ट्रॉन दोनों पाया जाएगा तो उनमें किस प्रकार से प्रतिकर्षण होगा उसके बारे में डिटेल से बताया गया। और अणुओं की संरचना को बताया और अणु की संरचना में प्रतिकर्षण के बाद किस प्रकार से विकृति उत्पन्न होती है उसके बारे में भी बताया गया। इसलिए यह सिद्धांत कहलाता है संयोजकता कोष इलेक्ट्रॉन युग्म प्रतिकर्षण सिद्धांत। तो इसमें जो बहुपरमाणुवी अणु हैं जो एक से अधिक परमाणु से मिलकर बने हैं उनकी ज्यामिति को स्पष्ट करने के लिए ही सिज्विक और पावेल ने सन 1940 में इस सिद्धांत का प्रतिपादन किया था। उसके बाद गिलस्पी एवं नाइहोल्म ने 1957 में इसको विकसित किया। तो इस सिद्धांत के अनुसार अणुओं की संरचना को स्पष्ट किया गया और इस सिद्धांत में आगे और बताया गया कि अणुओं की संरचना किस प्रकार की होगी। तो इस सिद्धांत के अनुसार सबसे पहले बताया गया कि यह सिद्धांत उन अणुओं की आकृति को स्पष्ट करता है जिसमें लोकेलाइज्ड या फिर स्थानीयकृत इलेक्ट्रॉन युग्म होते हैं, माने जिसमें लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन जिसको इलेक्ट्रॉन युग्म बोला जाता है पाए जाते हैं। उन अणुओं की आकृति को यह स्पष्ट करता है। दूसरा था संयोजी कोष के इलेक्ट्रॉन युग्म को स्थानीयकृत कक्षों में उपस्थित माना जाता है, माने वह अणु जिसमें संयोजी कोष के इलेक्ट्रॉन भी स्थानीयकृत कक्ष में पाए जाएंगे और साथ साथ उसमें लोन पेयर या फिर इलेक्ट्रॉन युग्म भी पाया जाएगा, उनके अणुओं को यह स्पष्ट करेगा, उनकी आकृति को स्पष्ट करेगा। यह सिद्धांत अणु में उपस्थित बंध कोण जो भी परमाणुओं के बीच जो भी बंध बनता है, बंध कोण बनता है, उसको सबसे अधिक स्थायी विन्यास के आधार पर अणु की आकृति की भविष्यवाणी करता है। माने बंध कोण को लेते हुए उसकी आकृति की भविष्यवाणी इस सिद्धांत में की जाती है। अणु का विन्यास जो उदासीन परमाणु के संयोजी कोष के इलेक्ट्रॉन युग्मों के बीच प्रतिकर्षण द्वारा निर्धारित होता है, माने कि अणु में बंधित युग्म माने कि बॉन्ड पेयर बीपी और बंधीन या एकाकी इलेक्ट्रॉन युग्म जो लोन पेयर है दोनों के बीच क्या होता है, प्रतिकर्षण होता है। इसलिए इसको बोला गया है संयोजकता कोष और इलेक्ट्रॉन युग्म के प्रतिकर्षण का सिद्धांत। तो बॉन्ड पेयर और लोन पेयर के बीच इसमें प्रतिकर्षण होता है, उसके बाद उसकी आकृति विकृत हो जाती है अणु की। इसीलिए इस प्रतिकर्षण के आधार पर अणु की ज्यामिति को इसमें स्पष्ट करते हैं। तो जो प्रतिकर्षण होता है वो इस प्रकार से होता है कि जो लोन पेयर और लोन पेयर के बीच प्रतिकर्षण है वो सबसे ज़्यादा रहता है, उसके बाद लोन पेयर और बॉन्ड पेयर के बीच प्रतिकर्षण का मान रहेगा और सबसे जो कम है वो बॉन्ड पेयर और बॉन्ड पेयर के बीच प्रतिकर्षण है। तो इस प्रकार से लोन पेयर में सबसे ज़्यादा प्रतिकर्षण होता है और बॉन्ड पेयर में सबसे कम होगा और इन दोनों के बीच प्रतिकर्षण लोन पेयर और बॉन्ड पेयर का प्रतिकर्षण कहलाता है। अब इस सिद्धांत के अनुसार बताया गया है कि किसी भी अणु के अधिकतम स्थायित्व के लिए यह आवश्यक होता है कि जो केंद्रीय परमाणु रहेगा उसके संयोजकता कोष में अबंधी इलेक्ट्रॉन या नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन इस प्रकार रहना चाहिए कि उनके मध्य प्रतिकर्षण न्यूनतम हो, माने कि
केंद्रीय परमाणु है उसके चारों ओर जो परमाणु पाए जाएंगे उनकी स्थिति इस प्रकार से होनी चाहिए कि उनमें न्यूनतम प्रतिकर्षण या फिर आकर्षण हो सके। अगर न्यूनतम आकर्षण और प्रतिकर्षण रहेगा तो वह परमाणु उतना ही ज़्यादा स्थायी होगा, लेकिन उनकी व्यवस्था ऐसी होनी चाहिए जिससे उनमें प्रतिकर्षण न्यूनतम हो और अधिकतम स्थायित्व पाया जाए। और न्यूनतम ऊर्जा के लिए कक्षकों में केवल एक निश्चित विन्यास ही हो सकता है, अतः अणुओं की ज्यामिति निश्चित होती है। कोई भी अणु या परमाणु एक निश्चित व्यवस्था में जब व्यवस्थित रहेगा तो उनमें प्रतिकर्षण कम होगा और उनकी आकृति निश्चित रहेगी। तो हर परमाणु के लिए एक निश्चित आकृति फिक्स रहती है जिसमें वह स्थायित्व रूप में रहता है, लेकिन जब उसमें प्रतिकर्षण होता है तो उस आकृति से वह विकृत हो जाता है। तो वेस्पर सिद्धांत में अगर किसी परमाणु में एक एकाकी इलेक्ट्रॉन युग्म है, दो एकाकी इलेक्ट्रॉन युग्म है, तीन एकाकी इलेक्ट्रॉन युग्म है, तो उनकी आकृति कैसी होगी उसके बारे में बताया गया। उसके बाद ये बताया गया कि अगर किसी अणु में इलेक्ट्रॉन युग्मों की संख्या 2 है, 3 है, 4 है, तो अणु की आकृति 2 रहेगा तो रेखीय होगा, 3 रहेगा तो त्रिकोणीय होगा और 4 रहेगा तो चतुष्फलकीय होगा। इस प्रकार से अणुओं की आकृति को यहाँ पे इलेक्ट्रॉन युग्म के आधार पे स्पष्ट किया गया, जो कहलाया वेस्पर सिद्धांत। अब जो वेस्पर सिद्धांत है उसमें सहसंयोजक अणुओं की ज्यामिति के बारे में बताया गया। तो जो सहसंयोजक अणु रहते हैं उनकी ज्यामिति को वेस्पर सिद्धांत ही स्पष्ट करता है। तो इसमें अणु जो रहेंगे सहसंयोजक अणु, उसमें 2 प्रकार की ज्यामिति पाई जाती है। एक तो रहेगा सममित ज्यामिति और दूसरा रहेगा असममित ज्यामिति। तो सममित ज्यामिति कब रहेगी? जब केंद्रीय परमाणु रहेगा, जैसे ये है बेरिलियम केंद्रीय परमाणु और फ्लोरीन क्या है, उनसे जुड़े हुए परमाणु हैं। तो केंद्रीय परमाणु के चारों ओर अगर केवल बंधी इलेक्ट्रॉन युग्म पाया जाएगा तो उसकी आकृति सममित होगी, क्योंकि बंधी इलेक्ट्रॉन युग्म केवल बंध बनाने में भाग लेंगे और स्थायी प्राप्त करेंगे, स्थायी विन्यास बनाएंगे। लेकिन जब केंद्रीय परमाणु के चारों ओर बंधी इलेक्ट्रॉन युग्म के साथ साथ बंधहीन इलेक्ट्रॉन युग्म भी पाया जाएगा तो अणु की ज्यामिति विकृत हो जाएगी, तो उसमें उसको बोलेंगे असममित ज्यामिति। तो विकृत वाला जो स्ट्रक्चर है वो कहलाता है असममित या नॉन सिमेट्रिकल ज्यामिति, और जो सममित वाला या स्थायित्व जो निश्चित विन्यास है वो कहलाता है सममित या सिमेट्रिकल ज्योमेट्री। तो इस सिद्धांत के अनुसार बोला गया है कि जब केंद्रीय परमाणु केवल बंधी इलेक्ट्रॉन युग्मों से घिरा हो तब अणु की सममिति या ज्यामिति समरूप होगी, परंतु यदि केंद्रीय परमाणु बंधी इलेक्ट्रॉन युग्म के साथ साथ बंधहीन माने कि लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन से भी घिरा होगा तो अणु की ज्यामिति विकृत हो जाएगी। तो किसी भी अणु में केवल बंधी इलेक्ट्रॉन युग्म से वह घिरा रहता है तो उसकी ज्यामिति समरूप रहती है, लेकिन बंधी के साथ साथ वह आबंधहीन या फिर लोन पेयर इलेक्ट्रॉन से भी घिरा रहेगा तो उसकी ज्यामिति विकृत हो जाएगी। यही है वेस्पर सिद्धांत, जिसके आधार पे बहुत सारे अणुओं की ज्यामिति को स्पष्ट किया गया है। तो उनके बारे में हम लोग अगली क्लास में देखेंगे कि हर परमाणु के द्वारा जो अणु बनता है उनमें बंध कोण, उसकी ज्यामिति कैसे होती है और उसका एग्जाम्पल क्या क्या है।